डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में धनुषकोडी गांव के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। यह बचपन में अखबार बेचने के लिए जाते थे। अब्दुल जी के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। इनके पिताजी एक मस्जिद में इमाम और एक नौका के मालिक थे। अब्दुल जी की माता जी का नाम आसी अम्मा था। इनके पिताजी के पास जो नौका थी उनसे वह हिंदू लोगों को रामेश्वर से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वर तक वापस ले जाते थे। अब्दुल जी के 3 बड़े भाई और एक बहन थी। अब्दुल जी अपने बड़े भाई से बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहते थे। अब्दुल जी अपनी सरल जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम जी के लिए धर्म और आध्यात्मिक बहुत ही मायने रखती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने धर्म के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिनका नाम था ट्रांसीडेंस। कलाम जी के पूर्वज काफी अमीर थे। इनके पास कई एकड़ जमीन थी। जब बुमन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार के लोगों को लाने ले जाने का काम खो दिया था, क्योंकि पुल होने की वजह से लोगों को अब नौका की जरूरत नहीं थी। इस घटना के बाद उनका व्यापार तो खत्म हुआ ही, साथ ही उनकी जमीन भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। कलाम जी के जन्म तक वह बिल्कुल ही गरीब हो चुके थे। अब्दुल जी जब स्कूल जाते थे तो उनको बहुत ही साधारण से अंक आते थे। शिक्षक उन्हें मेहनती और एक गजब छात्र बोलते थे। अब्दुल जी की पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी। वह घंटों तक गणित पढ़ते थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा स्वराज हाई सेकेंडरी स्कूल से ग्रहण की। पढ़ाई पूरा होने के बाद तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां से उन्होंने सेठ जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां पर 1954 में फिजिक्स के ग्रेजुएट बने। कलाम जी ने 1905 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातन की उपाधि प्राप्त की है। अब्दुल जी सन 1955 में मद्रास चले गए। वहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियरिंग की। जब वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति को देखकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। उसने कलाम जी से कहा, यदि तुमने 3 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हें स्कॉलरशिप वापस ली जाएगी। कलाम जी को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह एक पोजीशन के कारण रह गए थे। वह 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम जी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए थे। वहाँ पर एक साइंटिस्ट की तरह जुड़ गए थे। उन्होंने अपना करियर एक छोटे से क्राफ्ट डिजाइनर से चालू किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए थे। कलाम जी इनको स्पार्क कमेटी में शामिल हुए। वहाँ पर उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। 1969 में कलाम का इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वह इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि शिव 3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल में रोहिणी सैटेलाइट और धरती के पीक में रहा। कलाम ने फिर एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया। जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने इनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। कलाम जी 1963 में नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। इसके बाद राजा राम ने कलाम जी को बुलाया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए कलाम जी ने प्रोजेक्ट डेविड और प्रोजेक्ट वेलिएंट पर काम किया। इन प्रोजेक्ट से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी। यूनियन कैबिनेट ने कलाम जी के प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से इनको धन दिया ताकि इनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। इसके बाद कलाम जी ने गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में यूनियन कैबिनेट को बताया और इनके महत्व को भी समझाया। इन सब चीज़ों ने कलाम का नाम बहुत ही ऊँचा कर दिया। भारत सरकार ने उन्हें उच्च मिसाइल प्रोग्राम चालू करने के लिए कह दिया था। कलाम जी को काफ़ी मिसाइल प्रोग्राम में भागीदारी रहने के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब्दुल जी का अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा समय और पैसा लग चुका था। इनका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया था। अब्दुल जी 1992 से लेकर 1999 तक साइंटिफिक एडवाइजर रहे। इस दौरान न्यूक्लियर परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने मीडिया में कलाम का नाम काफ़ी ऊंचा कर दिया था। 10 जून 2002 को नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस ने कलाम जी को राष्ट्रपति के लिए चुना। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने समर्थन कर दिया और फिर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और इस चुनाव में कलाम जी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में कलाम जी को 9 लाख से अधिक वोट मिले, लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल थे
उन्हें केवल 1 लाख वोट मिले थे। कलाम जी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। इसके साथ साथ पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कलाम जी 5 साल तक राष्ट्रपति रहे। लोग इन्हें राष्ट्रपति पद के कारण ही जानते थे। इसके बाद वह शिलांग, इंदौर, अहमदाबाद में IIM प्रोफेसर बने। कलाम जी ने 2012 में युवकों के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिनका नाम था व्हाट कॉन आई गिव मोमेंट। यह प्रोग्राम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाया गया था। कलाम जी ने बहुत सी किताबें लिखी जिसमें कुछ किताबें बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जैसे कि इंडिया 2020, विंग ऑफ फायर, इंजाइटेड माइंड। यह सारी पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हुई। 27 जुलाई 2015 को कलाम जी का निधन हो गया। वह मेघालय शिलांग में IIM में लेक्चर देने के लिए गए थे। लेक्चर देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस समय उनकी आयु 83 वर्ष की थी।